हेलो फ्रेंड्स, नई नई देखकर पुरानी को बेकार समझ लेना ये एक बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हर नई चीज़ बेहतर नहीं होती और जो पुरानी हो गई वो ख़राब नहीं होती। नया बोल के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतनी सारी चीज़ों को हमारे ऊपर थोप दिया गया है। हर गाड़ी में इतने फीचर डाल दिए गए हैं और आप उस फीचर के चक्कर में गाड़ी को परचेस कर रहे हो। आपको पता भी नहीं कि ये फीचर मुझे फ़ायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। एक्चुअल में नुकसान देने वाले फीचर्स, कुछ ऐसे चेंजेस जो आजकल गाड़ियों में हो रहे हैं वो आज की वीडियो में बताऊंगा, और कुछ ऐसे फीचर्स जो वाकई में यूजफुल हैं, गाड़ियों में होने चाहिए, जो कंपनी को बेस वेरिएंट में ही देना चाहिए, नहीं दे रही है, वो भी आज की वीडियो में होंगे। तो चलो बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है इस तरह की अनबाइस्ड ओरिजिनल वीडियोस बनाने के लिए। पहले तो ये समझ लो, नई चीज जो लाई जा रही है मार्केट में वो आपके लिए नहीं लाई जा रही है, वो कंपनी अपनी सेल बढ़ाने के लिए ला रही है। क्योंकि मैं हाईवे पे बहुत लंबे लंबे रोड ट्रिप्स करता हूँ, 1000-2000 किलोमीटर अकेले ही ड्राइव करता हूँ और फैमिली के साथ ड्राइव करता हूँ। गाड़ियों को बनाना और गाड़ी को चलाना ये मेरा पैशन है। तो क्यों ना मैं आपको सटीक वो फीचर्स ही बता दूं जो काम के हैं और वो फीचर्स जो आजकल आ रहे हैं बेकार हैं। जिसमें सबसे पहली चीज जो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी और आजकल कॉमन हो गई है वो है पुश स्टार्ट बटन। देखो, जब इंजन को आप बटन से स्टार्ट करते हो और चाबी को घुमा के स्टार्ट करते हो, दोनों ही की फीलिंग थोड़ी अलग होती है। मुझे ओरिजिनलिटी चाबी को घुमा के स्टार्ट करने में लगती है। प्रैक्टिकली कई बार गाड़ी लॉन्ग क्रैंक करती है, कहाँ पे सेल्फ लेना है, कई बार 2 सेल्फ लेने होते हैं, अलग अलग मौसम आते हैं, अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं जो इसमें पॉसिबल होती हैं, पुश स्टार्ट बटन में पॉसिबल नहीं होती। इसके अलावा ये बटन वाली गाड़ी में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो इसका कॉस्ट ज़्यादा बैठता है और प्रॉब्लम आने के चांस इस इलेक्ट्रिकल स्विच में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये सिंपल एक स्विच नहीं है। आपको देखने में लग रहा है कि ये सिर्फ स्विच होगा, कभी इसका प्राइस पता करना तो आपको पता चलेगा है क्या। और इसके कनेक्शन को काफ़ी टिपिकल बनाया गया है। इन केस कोई एक पॉइंट पे गड़बड़ करता है तो आपको स्विच बदलना पड़ता है, उसमें रिपेयरिंग के ज़्यादा चांस नहीं है। जबकि इस वाले स्विच में बहुत सारे रिपेयरिंग के चांस होते हैं और इनमें प्रॉब्लम्स भी कम ही आती है। तो ये चाबी घुमाने वाला सिस्टम ज्यादा बेहतर है इस बटन वाले सिस्टम से। लेकिन आपकी गाड़ी महंगी बेची जाती है ये बता के कि भाई साहब इसमें तो पुश स्टार्ट बटन है। दूसरा, बड़े और सी लगने वाली चीजें, आजकल जो हैंडल्स आ रहे हैं गाड़ियों में ये खींचने वाले नहीं है, पॉपअप टाइप है। आप उसको ऐसे दबाते हो फिर वो बाहर खुलते हैं, फिर अजीब सा उसको खोलते हो वो बंद हो जाते हैं। बाहर से तो वो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो सही नहीं है। इन केस कभी गाड़ी में कुछ इमरजेंसी हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो बाहर से आपको खोल के निकाला नहीं जा पाएगा, रेस्क्यू नहीं किया जाएगा। और इन हैंडल्स में प्रॉब्लम भी ज्यादा आती है, जबकि ये पुल करने वाले हैंडल्स जो ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। इसी के साथ अंदर जो लैच होता है, जो लॉक के सिस्टम होते हैं, उसमें कंपनीज आजकल प्लास्टिक के पार्ट का यूज करने लगी हैं, पता नहीं क्या सोचकर। जब कभी गाड़ी में आग लगती है, कुछ ऐसा होता है तो वो प्लास्टिक पार्ट्स वहां मेल्ट हो जाते हैं, डोर लॉक हो जाता है, खुलता नहीं है। सेम इसी तरह वो पॉपअप वाला हैंडल वो भी लॉक हो जाएगा, वो खुलेगा नहीं। तो आपके लिए वो मजा नहीं, एक्चुअल में वो सजा बन जाएगा। इसके अलावा कॉमनली देखा जा रहा है कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बड़ी स्क्रीन को। 1 स्क्रीन, 2 स्क्रीन, 3 स्क्रीन, पूरा डैशबोर्ड ही स्क्रीन से भर दिया गया है। इवन क्लस्टर भी आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है। ये फायदा नहीं है, ये आपका नुकसान है। आप समझो, जब कभी लॉन्ग ड्राइव करोगे तो आपको पता चलेगा। पैसेंजर जो बगल में बैठा हुआ है, क्या वो प्रैक्टिकली उस पर गेम खेल सकता है? नहीं खेल सकता। पैसेंजर स्क्रीन तो मुझे सबसे ज्यादा बुरी लगने लगी है। कुछ प्रैक्टिकल लॉजिकल लगता है? नहीं लगता। ORVM का एडजस्टमेंट स्विच, मालूम है स्विच यहाँ पर होता है, आप यहाँ से ऐसे और ऐसे स्विच करके इसको बाहर और अंदर करते हो। अब इसके लिए यहाँ पर एक स्विच तो लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल स्विच है। दूसरा, वहाँ पे एक मोटर लगी हुई है जो आपके स्विच के इशारे से वहाँ घूमती है। इतनी ज़्यादा ताकत तो लग नहीं रही थी एडजस्टमेंट करने में। आपको सिंपल हैंडल से ऐसे और ऐसे कर सकते थे, चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, दूसरी साइड का जो ORVM है उसके लिए स्विच दे दिया जाए तो चलता है, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक हाथ पहुँचाना थोड़ी सी मुश्किल होती है। प्रैक्टिकल ये होता है कि यहाँ वाले मिरर को आप ऐसे हाथ से एडजस्ट कर लो और वहां वाले के लिए एक अलग से स्विच दे दिया जाता। इससे कॉस्टिंग कम होती है। जितना गाड़ी को क्रिटिकल बना लेंगे, जितना इलेक्ट्रॉनिक को ज्यादा घुसा देंगे, गाड़ी का मेंटेनेंस उतना बढ़ जाएगा, रिलायबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ये स्क्रीन वाले सिस्टम्स को कई देश बैन करने जा रहे हैं। पॉपअप हैंडल को भी सफाया होने का काम शुरू हो चुका है। सेम वैसे ही याद है आपको, हरित क्रांति आई थी, कृषि क्रांति आई थी, फर्टिलाइजर का यूज करो, पेस्टिसाइड ऐसे बढ़ाओ, और आज आप क्या ढूंढ रहे हो? ऑर्गेनिक। वापस चले गए ना। जो चीजें छोड़ के आए थे एक्चुअल में वो चीजें अच्छी थी, लेकिन आपको पता कब चला? जब आपने ठोकर खा ली। तो भैया ठोकर खाने से पहले ही सुधर जाओ। और कंपनी का प्रॉफिट होता है कॉस्ट कटिंग करने में। एक्चुअल में जो टच स्क्रीन वाली चीजें हैं, जो आपको हर सिस्टम टच पे मिल रहा है, एसी का कंट्रोल भी टच पे मिल रहे हैं, उससे कंपनी की कॉस्ट कटिंग हो रही है। जहां उसको फिजिकल स्विच लगाने पड़ रहे थे, वहां वो एक ही स्क्रीन पे कई सारे सिस्टम से काम करा सकती है और उसको कुछ वहां ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। सिंपल सॉफ्टवेयर से काम करना है आपको, वहीं पे ये वाला स्विच दिख जाएगा, वहीं पे ये स्विच दिख जाएगा।
लेकिन वहीं देखने के चक्कर में आपकी गाड़ी जरूर ठुक जाएगी। हाँ, फिजिकल स्विच होगा तो आपका दिमाग वैसे ही सेट होगा, फिजिकल स्विच को आप आराम से हिला सकते हो। और आप नई टच स्क्रीन आ रही है और नए टच सिस्टम के एसी आ रहे हैं, क्लाइमेट कंट्रोल आ रहे हैं, उसके पीछे भागे चले जा रहे हो। अब मेरी बात सुनो, आप एसी के टेम्परेचर को आप बटन घुमा के एडजस्ट कर सकते हो। सिंपल एक फ्लैप होता है, उसको घुमाता है और वो एडजस्ट होता है। पहले ऐसा ही आता था, इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम आता है। अब क्या हो गया कि वहां पे मैं एक मोटर लगाऊं, क्योंकि बटन घुमाने में जो मेरी ताकत लग रही है ना, बहुत ज्यादा लग रही है, मुझसे तो मजदूरी हो जा रही है, वो तो मुझसे हो नहीं पाएगी। तो मैं वहां एक अलग से मोटर लगाऊंगा, यहाँ एक स्विच लगाऊंगा और इस स्विच को फिर घुमाऊंगा। ठीक है, स्विच को भी घुमाऊंगा और फिर वहां वो ऑपरेट होगी। दिमाग अगर लगा के सोचो तो ये आप चीजों को उलझा रहे हैं और अननेसेसरी वहां पैसा वेस्ट कर रहे हैं। मेंटेनेंस गाड़ी का बढ़ रहा है, रिलायबिलिटी कम हो रही है, और कितना अफोर्ड बचाने के लिए सिर्फ इतनी पावर, थोड़ा सा टाइट स्विच चलता है, ये थोड़ा सा फ्री चलेगा। सिंपल। अब सिंपल आप ऐसे बटन दबा के कर रहे हो। इलॉजिकल सा नहीं लगता? डीपली अगर देखो तो क्या करा जा रहा है, आपके साथ सिर्फ खेला जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, ईमानदारी से एक चीज और बताना, एलईडी लाइट आ गई हैलोजन को चेंज करके। कितने लोगों को लगता है कि यार ये एलईडी लाइट ज्यादा प्रैक्टिकल है, हाइलोजन इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं था? मुझे ऐसा लगता है कि रोड पे जब हम चलते हैं तो हाइलोजन की जो लाइट होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, अच्छे से हमारे एंगल को दिखा पाती है, हम सही से उसको समझ पाते हैं जो आसपास की चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे बीम गया, वहां को उसने फोकस किया और बाकी के एरिया से आप बिल्कुल ऐसे रह गए कि कुछ पता ही नहीं है। हैलोजन लैंप जब जलती है तो इस तरह से रोशनी को फैलाती है, और प्रोजेक्टर लैंप जब जलता है तो इस तरह से बीम निकलती है, आगे जाके वो उतना एरिया कवर करती है, इधर का एरिया सब छोड़ देती है। और वो प्रोजेक्टर जब आप ऊपर या नीचे करते हो तो सामने वाले की आंखों में इतनी तेज इफेक्ट डालती है कि सामने वाला कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है। अगर आप हैलोजन जला रहे होते तो सामने वाला भी हैलोजन जला रहा होता, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फोक के टाइम पे आप देखना, ये एलईडी लाइट फेल हो जाती है, इतना काम नहीं करती, हैलोजन लैंप काम करता है। इसी तरह से केबिन में भी देखा गया कि आजकल कंपनीज क्या कर रही है, नया करने के चक्कर में केबिन के अंदर जो लैंप्स हैं, इनके अंदर येलो बल्ब्स को हटा के व्हाइट एलईडी डाल दे रहे हैं। अभी रिसर्च में आ गया है कि साहब व्हाइट एलईडी की जो रोशनी है वो आपको नुकसान देती है, वो आपके दिमाग के लिए भी हानिकारक है और आपकी आंखों को भी नुकसान देती है। तो मैं इसको भी एक वर्स्ट फीचर ही कहूंगा कि ये लाइट को व्हाइट कर देना। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ तक तो ठीक था, डिजिटल कर दिया, सब बढ़िया था। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, क्लस्टर को उठा के ऊपर रख दिया, जैसा स्क्रीन होती है आपके पूरे स्क्रीन की तरह। पहले के क्लस्टर थोड़े अंदर होते थे, साइड से हल्का सा वॉल टाइप से वो कवर रहता था। होता क्या था कि जब बहुत तेज धूप पड़ रही है, तेज रोशनी बाहर से आ रही है, उस समय भी आप क्लस्टर को आराम से देख सकते हो, आपकी निगाहें ऐसी टिकानी नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जब वो क्लस्टर बिल्कुल ऊपर हो गया, साइड से उसके कोई कवरिंग नहीं रह गई, थोड़ा सा अजीब सा लगता है देखने में। जब ज्यादा रोशनी होती है तो आप उधर उधर समझ नहीं पाते, और उस क्लस्टर में इतनी सारी चीजें डाल दी कि आपको कोई एक चीज देखनी है तो एक नजर में आप नहीं देख सकते। गाड़ी चलाते चलाते आपको ऐसे ऐसे ढूंढना पड़ता है, अच्छा ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ये है। इतना टाइम होता है क्या चलाते समय? लेकिन ये चीजें हैं जो नई, एक्चुअल में प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग के थ्रू चल रही है और आप इसको खरीद रहे हैं क्योंकि ये नई आई है। अच्छा, रेन सेंसिंग वाइपर्स, कोई सेंस बनता है इनका? भैया बारिश आ रही है तब आप वाइपर ऑन भी कर सकते हो, ऑटो सेंस करके वो वाइपर चलेंगे और फिर वो बंद हो जाएंगे। कई बार वो ऐसे भी चलने लगते हैं, शीशे को घिसने लगते हैं, क्योंकि वहां पर वो सेंसर है। सेंसर आपसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। जो ये मैनुअल वाइपर है, कोई इतनी मुश्किल तो नहीं होती बटन से चलाने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही कोई इतनी ताकत लगानी पड़ती है, आराम से चला सकते हो। लेकिन ये जो ऑटो सेंसिंग वाइपर्स हैं, इसके लिए जितना मैकेनिज्म और जितने सेंसर और जितना इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी के अंदर घुसा दिया, इसकी वजह से गाड़ी की रिलायबिलिटी कम हो गई, गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ गया। आसानी सिर्फ इतनी हुई कि जब बारिश आएगी तो आप अंधे बैल हो, आपको पता नहीं चलेगा, वो सेंसर देख लेगा और वो चला देगा। बहुत बढ़िया जी। ऑटो हेडलैम्प्स ऐसे ही काम करती हैं, रात होगी तो आपको पता नहीं चलेगा, वो सेंसर को पता चल जाएगा, वो हेडलैम्प जला देगा। भैया आपको जब विजिबिलिटी कम होगी तो आप भी तो जला सकते हो, अपने दिमाग को भी तो थोड़ा एक्टिव रहने दो। एआई करके इतना कर दोगे कि दिमाग चलना ही बंद हो जाए, आने वाली पीढ़ियों का दिमाग फिर वैसे काम ही नहीं करेगा। थोड़ा बहुत तो कम से कम एक्टिव रहने दो। कंपनियां ये सब रहने नहीं देंगी, लेकिन आप कम से कम रहने दो। इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सकता है, कम से कम लोगों तक अवेयरनेस तो हो कि जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो सही नहीं, वो खराब है, और वापस से इंडस्ट्रीज लौट के वहीं आने वाली हैं कि कह के कि नहीं ये तो गड़बड़ हो गया। ऐसे ही इंजन में टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या क्या चीजें करी जा रही हैं, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि इंजन से ज्यादा लोगों का तालमेल होता नहीं, मतलब नहीं होता। स्टीयरिंग पकड़ लिया, गाड़ी घुमा ली, क्लच दबा लिया, वो कर लिया, ये चला लिया, बस इतना काफी होता है। लेकिन इंजन में भी आपकी गाड़ी का पार्ट है, और आपकी गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो होगा तभी गाड़ी चलेगी। चलती का नाम गाड़ी है, नहीं चली तो वो बेकार है, सब जानते ही हो, सिंपल है। तो पता है आपको, पहले गाड़ियों के अंदर जो पंप होते थे, जो वाटर पंप होते थे, वो मैनुअल पंप्स होते थे, और वो
क्रैंक के साथ उसी स्पीड में घूमते थे। फिर वो वाटर को पंप करते थे जिससे प्रेशर बनता था, चारों तरफ वो पानी घूमा करता था, यानी कि कूलेंट। अभी क्या कर रहे हैं, उस पंप को वहाँ से हटा दिया, उसकी जगह के इलेक्ट्रिकल पंप लगा दिया। बोले जी एडवांस चल रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल पंप लगाएंगे। कुछ लोग तो अब ऑयल पंप भी इलेक्ट्रिकल लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल ऑयल पंप हो या वाटर पंप हो, इसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं मैनुअल वाले से। मैनुअल पंप कम से कम तब तक घूमता रहेगा जब तक वो क्रैंक घूम रही है, यानी कि जब तक इंजन स्टार्ट है चलता तो रहेगा ही। इलेक्ट्रिकल में फेलियर के ज़्यादा चांसेस है। ईसीयू से कहीं कमांड नहीं आई तो वो गड़बड़ कर गया, कहीं वायरिंग चूहे ने इधर से उधर काट दी तो वो गड़बड़ कर गया, कहीं शॉर्ट हो गया तो गड़बड़ कर गया, मोटर का बुश कट गया तो वो अटक गया, यानी कि अटकने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। और वाटर पंप अटक गया तो आपके इंजन की सांसें अटक गई। तो भाई साहब ये क्यों करना है आपको? इलेक्ट्रिकल चीज़ों को बढ़ाओ, अच्छी बात है, जो ज़रूरी है उनको बढ़ाओ। इसी तरह पॉल्यूशन कम करने के लिए डीजल गाड़ियों में डीपीएफ लगा दिया। चलो जी, अच्छी बात है, आपने कार्बन को ट्रैप किया, बहुत अच्छा है। जबकि इसके अलावा भी बहुत सारा कार्बन निकल रहा था, जो आज भी निकल रहा है। उसको अगर रोक लिया जाए तो मेरे ख्याल से पॉल्यूशन आपका 50% से ज़्यादा नीचे वैसे ही हो जाएगा। एक्चुअल में जो ज़रूरी फीचर्स होते हैं ना, जो कंपनीज को देने चाहिए, उन फीचर्स को ये टुकड़ों टुकड़ों में देते हैं। ये वाले मॉडल में ये फीचर दे दिया, ये वाले मॉडल में ये फीचर दे दिया, ये वाले मॉडल में ये फीचर दे दिया। एक कॉम्बिनेशन बना के बेस वेरिएंट से वो फीचर देना शुरू कर दो जो ज़रूरी है हाईवे पे, जैसे कि टीपीएमएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। आप देखो तो ये बहुत प्रैक्टिकल फीचर है। आपको पता रहता है कि भाई कितनी हवा गाड़ी में है, कोई टायर पंचर हो रहा है, खराब होने वाला है, आपको पहले से इंडिकेशन मिल जाता है। टीपीएमएस है, होना चाहिए। इसी तरह से ड्राइविंग सीट की हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन हर गाड़ी में आप दो, प्रैक्टिकल है। हाइट एडजस्ट करके आपकी विजिबिलिटी को आप इंप्रूव कर सकते हो, अपने कमांडिंग पोजीशन को सेट कर सकते हो। आपको कोई और भी फीचर ऐसा होगा जो प्रैक्टिकल लगता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम ये देना चाहिए बेस में। इसके अलावा स्पेयर व्हील काटती जा रही हैं कंपनियां, स्पेयर व्हील हटा दो, पंचर किट रख दो। अरे भैया टायर ही नहीं बचेगा तो करेंगे क्या? स्पेयर व्हील गाड़ी में होना ही चाहिए। इसके अलावा एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे और आगे सब में होने चाहिए, क्योंकि गाड़ी आप इतनी कंफर्ट बना रहे हो तो बिना हेडरेस्ट के गाड़ी दोगे तो काम कैसे चलेगा? हेडरेस्ट आपको सिर्फ आराम ही नहीं देता, सेफ्टी के लिए भी जरूरी होता है। और आजकल कंपनियां क्या कर रही हैं, बेस मॉडल है तो पीछे का हेडरेस्ट कट कर दो जी। फोन आजकल हम सबके पास है, तो गाड़ी में एक टाइप ए और टाइप सी ये चार्जिंग पोर्ट हर जगह पे होने चाहिए, पीछे वाले पैसेंजर पे भी, उससे पीछे वाले पे भी और फ्रंट पे भी। बेस मॉडल में ये सारी चीजें आपको देने चाहिए। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्त तक जरूर शेयर कर देना जो फेसलिफ्ट का वेट कर रहा होगा, जो कह रहा होगा कि यार ये गाड़ी तो बहुत पुरानी हो गई, अभी तक फेसलिफ्ट नहीं आया। हर वो चीज जो पुरानी हो गई बेकार नहीं होती। हाँ, उसका एहसास हमें तब होता है जब ठोकर लग जाती है। चलो जी, वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगेगी तो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।